हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, तो हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बोलते हैं। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलता है। ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट्स ओन मेमोरी। ये जो भी हम लोग से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर में सारे कंट्रोल रहता है। ठीक है, ये किसके इंस्ट्रक्शन पे चलता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शन पे चलता है। तो इसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती है। ये हम लोग से जो भी डेटा लेता है एज आ इनपुट लेता है, और हम लोग को जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता है वो एज आउटपुट प्रेजेंट करता है, एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। और ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर लेता है अपना फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज स्टोर करता है? वो अपनी मेमोरी में यूज़ करता है। आगे हम लोग जानेंगे कि उसके मेमोरीज के बारे में। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वर्ड्स कंप्यूटर ब्रिंग्स फ्रॉम द वर्ड्स कंप्यूट दैट द मीन्स कैलकुलेट। ये जो वर्ड आया ना कंप्यूटर, ये कहाँ से आया? तो ये वर्ड आया कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट। तो ये सबसे पहले इसीलिए हम लोग को हम लोग को बताया जाता है क्लासेस में अपने कि कंप्यूटर की हिस्ट्री में कि ये एबेकस के थ्रू हम लोग से कनेक्ट किया जाता है। 4000 ईयर्स पहले जो भी एबेकस और इससे मिलता जुलते जितने भी डिवाइस इन्वेंट करे गए थे, तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं हिस्ट्री में वो भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आगे बोलते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज ओनली। कंप्यूटर को अपना बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, जैसे कि जो 1 और 0 या 0 1 की फॉर्म में होती है, वो हमारी ABCD नहीं समझ पाता, वो कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है। ठीक है, ट्रांसलेटर और कंपाइलर के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये जान लिया कि बाइनरी लैंग्वेज को समझ पाता है। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज में नेटिव कोड में कन्वर्ट बाद में करता है। चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। पहले जनरेशन जो पहला इन्वेंट कंप्यूटर हुआ था, जनरेशन सॉरी, पहला कंप्यूटर जो इन्वेंट हुआ था वो 1837 में इन्वेंट किया था। किसने? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी तो हमको हो गया कंप्यूटर्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, CPU होता है, मेमोरी होती है, मदरबोर्ड होता है, सब होता है। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यानी कि हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर हमारा कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। तो ये इसमें जो भी डिफिनेशन दी आप इसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद करके मैं अपने तरफ से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल एलिमेंट्स का कनेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर किया जाता है, जैसे कि जिसमें फिजिकली पार्ट्स को, जिस कंप्यूटर्स के पार्ट्स को हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं। कंप्यूटर्स का डेटा स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क को भी हम लोग टच कर सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स को हम लोग टच कर सकते हैं, साउंड्स को हम लोग टच कर सकते हैं, मदरबोर्ड्स को टच कर सकते हैं, एक्सेट्रा जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं उन सबको हम लोग जो टच कर सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा हार्डवेयर में बहुत सी चीज़ आ जाती है, साउंड आ जाते हैं, माइक्स आ जाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये हमारे हार्डवेयर होते हैं, ये भी हमारा कंपोनेंट्स होता है। किसका? कंप्यूटर्स का एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या होता है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में जैसे कि हमारा वो इनपुट डिवाइस जिसे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर इक्विपमेंट, मतलब बाहर से इक्विपमेंट करा जाए, वो हमारा इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसा कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हमारा इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे टच पेन हो गया, हम लोग बहुत सारे, हम लोग के पास स्क्रीन मोबाइल्स होते थे, डिवाइस होते थे, कंप्यूटर्स होते थे, जिसमें हम लोग टच करके, पेन के थ्रू टच करके चला सकते थे, वो हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बहुत से लोग एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लें तो हम लोग एग्जांपल फॉर एग्जांपल में बात करें तो जैसे कि जो 18+ लोग हैं, कभी उन्होंने अपना जिन लोगों ने भी लाइसेंस बनवाया होगा तो वो डिजिटली सिग्नेचर बहुत सी जगहों पे यूज़ होती है। तो डिजिटल सिग्नेचर जिसके भी थ्रू, जिस पेन के थ्रू करी जाती है, वो पेन भी इनपुट डिवाइस में आता है। जॉय स्टिक यानी जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, स्टिक को वो हम लोग उसको इनपुट एज अ इनपुट यूज़ करते हैं, पॉइंटर डिवाइस। ठीक है, तो वो भी इनपुट डिवाइस में आता है। अगर हमारा नेक्स्ट है हमारा CPU। तो CPU क्या होता है? CPU समझ लीजिए, ये आप डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, मैंने एज अ नोट्स के तौर से लिखा है, मैं आगे आपको ऐसे समझाता हुआ चलूँ। CPU क्या होता है? CPU एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। इसको ऐसे भी कहा जाता है कि CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये बेसिकली जो है, ये जितनी भी परफॉर्मेंस, जितने भी टास्क हो रहे होते हैं उन सबको मैनेज कर रहा होता है, उन सबको देख रहा होता है, ये ब्रेन होता है। ये इसके पास सारी परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों का सब चीज़ों का मतलब ये परफॉर्म टास्कों को, सारे टास्कों को परफॉर्म कर रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ CPU। जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो बाय द हेल्प ऑफ CPU। ये तीन तीन फॉर्मेट में काम करता है ना। वैसे ही अभी दो ही के बारे में इसमें मैंने लिखवाया है।
तीसरा यूनिट मेमोरी यूनिट होता है। जैसे सीपीयू 2-3 यूनिट में काम करता है। एक होता है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल, यानी जितने भी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, सम्स होते हैं, टास्क होते हैं, वो सारा परफॉर्म कौन करता है? एएलयू के पास जाता है ना? एएलयू डिपार्टमेंट्स के पास जाता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट डिपार्टमेंट होते हैं। जितने भी कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर से कंपोनेंट्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट्स के थ्रू कंट्रोल हो, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों के पास कंट्रोल यूनिट्स के पास जाता है। जैसे कि अब हमें जैसे कि कोई भी चीज़, हमें आधार कार्ड बनवाना, तो हम आधार कार्ड ऑफिस जाते हैं ना। हम किसी जो है मेडिकल कॉलेज में तो जाएंगे नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ? आधार कार्ड ऑफिस में। या फिर अगर हमें मेडिसिन लेना है तो हम कहाँ जाएंगे? मेडिसिन फार्मा वगैरह में जाएंगे ना। हम किसी इंजीनियर के पास तो जाएंगे, किसी मेडिकल स्टूडेंट्स के पास जाएंगे ना, या फिर मेडिकल वाले के पास जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो इसी तरह से जो कंट्रोल्स के जितने भी काम होते हैं वो कंट्रोल यूनिट के पास जाते हैं सीपीयू में। और जितने भी अरिथमेटिक, लॉजिकल या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन वाले जितनी भी ऑपरेशन और टास्क होते हैं वो सब किसके पास रहते हैं? एएलयू। तीसरा इसमें पार्ट होता है एमयू, वो अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है? एमयू क्या होता है? अभी सीपीयू के बाद हम लोग बात करते हैं इसका हार्डवेयर का। हमारा कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी हमारी जैसे कि हो गई रैम, रोम, ये सब हमारा प्राइमरी मेमोरी में आता है। प्राइमरी मेमोरी एक तरह से मतलब ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसमें कोई भी डेटा सेफ नहीं होता है। इसमें जितना भी डेटा होता है वो सब टेम्परेरी होता है, जो भी उस टाइम पे वर्क हो रहा होता है वो, जैसे कि हमारा कोई भी टास्क हम दे रहे हैं, कोई भी टास्क हम कर रहे हैं, जैसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला रही है, या फिर जैसे हमने कंप्यूटर ऑन कर जो डिस्प्ले शो हो रही है, हमारी विंडो शो हो रही है, वो उस टाइम पे रैम में चल रही है। लेकिन बाय द वे सिर्फ वो उस टाइम के लिए चली। जैसे ही मेरा कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, वो सारा डेटा मेरा रैम से शिफ्ट होकर किस में आ जाएगा? हार्ड डिस्क में आ जाएगा। अगर हमारा डेटा, हमने जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि कंप्यूटर पर कोई टास्क कर रहे होते हैं, टास्क करते में अचानक से कंप्यूटर हमारा बाय द वे स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर लाइट चली जाती है, फिर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। सो देन हमारा कंप्यूटर टास्क के बीच में ऑफ हो जाता है, और हमने डेटा अगर सेव नहीं करा तो वो डेटा हमारा क्यों लॉस हो जाता है? इसीलिए लॉस हो जाता है क्योंकि वो जो डेटा हम लोग काम कर रहे थे, जितना भी हमने प्रोजेक्ट बनाया या फिर टाइपिंग की, वो सारा उस टाइम पे रैम में था। लेकिन रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। वो कुछ भी सेव नहीं करती, वो सिर्फ टास्क को परफॉर्म करने के लिए होती है। इसीलिए रैम की अक्सर, तो हम लोग ने एक चीज़ बेसिक नोटिस करी होगी कि सेकेंडरी मेमोरी या फिर रो हमारी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना? सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में, वो सब हमारी उसकी स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा होता है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है स्टोरेज कैपेसिटी। बट रैम की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं होती। वो 4 GB होगी, 8 GB होगी, 24 GB हो सकती है। बट हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? 1 TB, है ना? 500 500 GB, मोर देन 500 GB, इस तरह से होती है। तो इसी तरह से हमारी को रैम की डिस्कस के बारे में, रैम के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, मैं इसके डेफिनेशन के हिसाब से नहीं बता रहा, अपने पास से बता रहा हूँ। एक्चुअली ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हैं, करके नोट कर लीजिएगा, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है? चाहे तो नोट कर लीजिए, बाकी समझने वाली बात ये है कि मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी, इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये मेमोरी जो है ये एक तरह से एक्सटर्नल मेमोरी के लिए भी यूज़ होती है। हालांकि मैं इंटरनल, ये जो हार्ड डिस्क है वो इंटरनल रहेगी, लेकिन हार्ड डिस्क भी दो ही तरह की आती है, एक एक्सटर्नल आती है, एक इंटरनल आती है। तो इसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो नॉन वोलेटाइल, ये इसकी थोड़ी सी जो मेमोरी की वो है, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के कहलाती है, क्योंकि इसमें हमारा डेटा परमानेंट सेफ हो सकता है, लॉस नहीं होता है। दिन तक जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ मोड में होगा, तभी हमारा डेटा इसमें स्टोर रहेगा, ठीक है? इसको बैकअप मेमोरी के तौर से भी यूज़ करा जाता है। तो हार्ड डिस्क में हमारी कई तरह की, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में कई तरह की मेमोरीज आई थी, जिसके हार्ड डिस्क हो गई, है ना? पेरिफेरल डिवाइसेस में आ गए, पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं समझाने के तौर से, तो चाहे तो समझ लीजिएगा। इसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक बैकअप मेमोरी होती है। कैरेक्टरिस्टिक में बात कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। इसको बैकअप मेमोरी की तरह भी यूज़ करा जाता है। जैसे कि बैकअप मेमोरी इन द सेंस कि देखो, बैकअप क्या होता है ना, बैकअप दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल बैकअप, एक होता है लॉजिकल बैकअप। बैकअप क्यों हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर बाय द वे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डेटा डिलीट हो सकता है, तो मेरे पास बैकअप क्या है, उस डेटा का दूसरी कॉपी कहीं न कहीं पे है। तो कहाँ होगी? ज़ाहिर-सी बात है, अगर कहीं न कहीं पे है तो वो किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में होगी, तभी तो है ना? तो वो हम बैकअप की तरह उस मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब इसमें डेटा डिलीट नहीं हो सकता है, डिलीट नहीं हो सकता है। इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंटली सेफ होता है, जब भी पावर मोड स्विच ऑफ हो, है ना? स्विच ऑफ मोड में हो या फिर कंप्यूटर हमारा
खराब भी हो जाए तो भी हम हार्ड डिस्क में डेटा हमारा सेफ रहता है ना? इस डेटा को मतलब ये थोड़े से इसमें क्या होता है, बस ये एज़ अ डिसएडवांटेज भी मान लेते हैं कि ये थोड़ी-सी मेमोरी के मुकाबले, प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले ये स्लोअर होती है, ठीक है? तो अब हम लोग का नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड क्या होता है? तो अब हम लोग ने अभी जान लिया कि मेमोरी के बारे में, सीपीयू के बारे में जान लिया, हम लोग जान लेते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट करता है हमारे किसको? कंप्यूटर के हर पार्ट से यूज़र्स को भी कनेक्ट करता है और इंटरनल्स जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सबको कनेक्ट करता है, ठीक है? कंप्यूटर्स के सारे पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेसर को कौन कनेक्ट करता है? मदरबोर्ड। प्रोसेसर का काम सारे हार्डवेयर में भी होता है, सॉफ्टवेयर से भी रिलेटेड सबसे एक दूसरे को कनेक्ट रहता है। कीबोर्ड किसमें कनेक्ट होता है? मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है ना? सीपीयू, माउस, ये सब हम लोग इसमें एसएमपीएस पावर सप्लाई जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, है ना? वो सब इसमें कनेक्ट होते हैं। इसी से यही मदरबोर्ड समझ लो, ये एक तरह का इसीलिए इसको मदर कहा जाता है, क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल किसी मदर्स के 4 बच्चे हैं, तो 4 चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, तो वो मदर्स के क्या सारे चिल्ड्रंस एक मदर से कनेक्ट रहेंगे। तो इसी तरह से जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, प्रोसेसर होता है, बायोस होता है ना? फ़ैन होता है, पावर सप्लाई होता है, रैम होती है, जितनी भी चीज़ें पोर्ट्स होते हैं, सब चीज़ें मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है? वो कनेक्ट इसीलिए रहते हैं ताकि एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, तभी मिल के एक काम करेंगे और एक टास्क को कंप्लीट परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है? तो इसमें जैसे कि कनेक्ट अभी बताया सीपीयू वगैरह, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, सब इससे कनेक्ट रहते हैं और एक्सटर्नल पार्ट भी कनेक्ट होते हैं। जैसे कि बाय द वे हम लोग को अगर अपने हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करना हो तो भी हम किस में कनेक्ट करेंगे? अगर हम कंप्यूटर में लगाएंगे, लैपटॉप में लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके मदरबोर्ड में लगाएंगे ना। इसी तरह से अगर हम पेन ड्राइव लगाना है, अगर हमको कंप्यूटर में लगाना है पेन ड्राइव, तो जैसे हम लोग कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे, तो वो कहाँ लगा रहे हैं? वो उसके मदरबोर्ड में हम लोग लगा रहे हैं ना। तो ये हमारा सब क्या है? ये मदरबोर्ड हमारा एक समझ लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमें कंप्यूटर से उसके सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है, हम उसको भी। और मतलब जितने भी डिवाइसेस सॉरी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है मदरबोर्ड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीपीयू के बारे में हो गया हमारा, मदरबोर्ड के बारे में हो गया। अब हम लोग जानेंगे मॉनिटर्स के बारे में। तो देखिए मदरबोर्ड हो गया, अब हमारा मॉनिटर भी एक हार्डवेयर है। तो मॉनिटर हमारा बेसिकली क्या काम करता है? ये एज अ आउटपुट काम करता है हमारा। जो भी हमको डिस्प्ले शो हो रही थी वो एज अ आउटपुट शो हो रही थी। तो जो भी हम लोग को मिल रहा है वो आउटपुट्स के फॉर्म में, बोलो किस पे मिल रहा है? हमें मॉनिटर्स के थ्रू मिल रहा है। अगर मॉनिटर ना हो तो हमको कोई भी चीज़ आउटपुट्स के तौर से मिले ना, तो अगर हम कोई डेटा परफॉर्म करेंगे हमें कैसे पता चला ये काम हो? तो वो हमें मॉनिटर्स के थ्रू पता चलता है। मॉनिटर्स हमारा बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया कि मॉनिटर्स हमारा डिस्प्ले शो करता है ना? आज के टाइम पे बहुत अच्छे-अच्छे मॉनिटर आने लगे हैं, एलसीडी के फॉर्मेट में आने लगे हैं, एलईडी की फॉर्मेट में आने लगे हैं, लेकिन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो एलसीडी वाली हो रही है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाली, ठीक है? तो जो मॉनिटर होता है वो कैसे बना होता है, ये मैं इसकी रेजोल्यूशन मतलब इसको कैसे डिवाइड करा गया है। देखो इसको दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं। इसका साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि मॉनिटर्स क्या साइज़ होता है, क्या रेशियो होता है, क्या पिक्सल्स होते हैं। तो यहाँ पर रेशियो के बारे में बात करें तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? वो जिसमें हाइट और विड्थ दोनों नापी जाए। मतलब अगर मान लो उसकी हाइट है, हाइट्स इन द सेंस जैसे कि जो ऊपरी पार्ट होता है और जितनी वो उसकी हाइट है और जितनी उसकी विड्थ है उसको नाप के बताया जाता है, ठीक है? मतलब एक 10 उसकी हाइट जो है 10 सेंटीमीटर और विड्थ 15 सेंटीमीटर, तो इसको रेजोल्यूशन में कैसे हम लोग कह सकते हैं? 800 इंटू 600, है ना? 800 विड्थ हो गई, 600 पिक्सल्स उसकी हाइट हो गई। तो इस तरह से हम लोग उसको मेजर करा जा सकता है। एक और मेजर करने का तरीका होता है स्क्रीन साइज के हिसाब से। हम लोग कभी भी हम लोग को न्यू लैपटॉप वगैरह या फिर न्यू कंप्यूटर्स वगैरह या मॉनिटर वगैरह बाय करना होता है तो हम लोग मॉनिटर पर डिस्प्ले का साइज़ देखते हैं। तो डिस्प्ले का साइज़ कैसे हम लोग मेजर करते हैं? इंचेस में मेजर करते हैं। वो इंचेस में कैसे मेजर करता है? वो डायगनली वे में उसका डायगनल जो होता है उसके उस एक पॉइंट से लेकर दूसरे डायगनल के पॉइंट तक के मेजर कर देता है। बहुत सी बेसिकली आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मॉनिटर कॉमनली यूज्ड में है मेजर में, तो वो उसकी पॉपुलर स्क्रीन साइज़ क्या है? 15 सेंटीमीटर, 17, 19 और 21। उससे बड़े भी यूज़ होते हैं। उससे बड़े बेसिकली एक प्रोफेशनल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम लोग एयरपोर्ट्स पे वगैरह पे गए होते हैं तो वहाँ पर वो यूज़ हो रहे होते हैं। बड़ी सी डिस्प्ले हम लोग देखते हैं 50 इंचेस, 56 इंचेस या फिर उससे मोर देन 56। तो वो वहाँ पर सारा डेटा किस पे शो हो रहा होता है? वो मॉनिटर ही पे तो शो हो रहा होता है ना? वो एलसीडी के फॉर्म में मॉनिटर जो होता है उसी पे तो शो हो रहा था कि कौन सी फ्लाइट कब आएगी, कौन सी फ्लाइट कब जाएगी। इसी तरह से ट्रेन्स पे, रेलवे स्टेशन पे होता है, मेडिकल्स कॉलेज में होता है ना? यानी अदर्स जितनी भी चीज़ें होती, जितने भी इंफॉर्मेशन जिनको भी जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना होती है तो वो एक-एक करके तो सबको बताएँगे, तो वो डिस्प्ले पे शो करवाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कंपोनेंट्स ऑफ
कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में। एक हम लोग ने जानेंगे कि कंपोनेंट्स क्या था हार्डवेयर। अब हम लोग जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर हमारा इतना समझ लो, ये हमने बस इतना ऐसे ही दे दिया है। अब आप लोग आपको इसको नोट कर लीजिएगा, वैसे मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर हमारा कलेक्शंस होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कह सकते हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। डेटा का एक इंस्ट्रक्शन का सेट है, उसको कह सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। उसको कई सारे प्रोग्राम मिला के एक एप्लीकेशन से एक सॉफ्टवेयर तैयार करा जाता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर भी हमारे दो तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा बेसिकली जिसको हम लोग अनटच्ड पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको टच नहीं कर सकते, तो इसको ये भी इस तरह से भी जानते हैं कि जो पार्ट्स को हम लोग टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो कलेक्शंस ऑफ डेटा के थ्रू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया गया है। इसमें कि कोई प्रोग्रामिंग के, तो सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं। हालांकि होते हैं और भी ज़्यादा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो वो भी इसके बारे में अभी दो तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे सिस्टम में पहले से ऑलरेडी इनबिल्ड हो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में हालांकि हम लोग डाउनलोड करके उसको पहले से उसमें डाल सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर उस पर काम नहीं करेगा, बल्कि हमारा कंप्यूटर भी नहीं चलेगा। अगर हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल्स में, लैपटॉप में अगर विंडो ना हो या एंड्रॉयड सिस्टम ना हो या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो या फिर लाइनक्स ना हो, यूबंटू ना हो, कोई अगर नहीं है, तो हमारा वर्क कैसे करेगा? तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारा ये एक तरह का कंट्रोल होता है। ये हमारे सारे टास्कों को, जितने भी हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कंट्रोल में रखता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। जान जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है ना, कि वो हम लोग उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी कई तरह के आते हैं। वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, या फिर गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक दो बात करेंगे, जैसे कि हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस होता है, या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में जैसे कि जिसमें सिर्फ एक परफॉर्म कर सकें, तो यही हमारा सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स के थ्रू बना के। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम एग्जांपल समझे तो गूगल क्रोम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बिना हमारा कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं, वर्थलेस है, ठीक है। तो इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग एक स्पेशल टास्क के लिए होता है कि हम लोग ये टास्क का काम करना है। जैसे कि अगर हमको मूवीज़ देखना है, तो हम लोग कोई मूवीज़ का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, एम एक्स प्लेयर, वीडियो, बहुत सारे होते हैं आजकल के मार्केट में, बहुत सारे ऐप हैं। तो इस तरह के कोई भी ऐप, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग के लिए कोई ऐप चाहिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एप्लीकेशन चाहिए, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चैट के लिए कोई चाहिए, जैसे कि जस्ट लाइक दैट फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल पर्पस के लिए, सोशल मीडिया पे हम लोग सोशली कनेक्ट होने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट वन है बायोस। तो बायोस क्या होता है ये जान लेते हैं। तो अभी तक हम लोग ने बात कर ली सॉफ्टवेयर की, तो अब हम लोग बायोस भी हमारा एक सॉफ्टवेयर ही होता है। तो बायोस का सिस्टम क्या होता है? फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बायोस जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम जब स्टार्ट होता है, जब हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन मोड में जैसे ही आता है, जैसे हम लोग उसको क्लिक करते हैं अपने सीपीयू पे या फिर वायर स्विच ऑन बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, उसमें रेड लाइट जलती है, तो वो सारा काम बायोस के पास जाता है। इसमें एक फ्लैश मेमोरी या फिर एक रजिस्टर्ड मेमोरी ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, जो इन सब चीज़ों को स्टोर करती है। ये क्या होता है? ये बेसिकली चेक करता है कि हमारा किसके पास करंट पहुंचा, किसके पास करंट नहीं पहुंचा, या फिर कौन सी चीज़ इनिशियलाइज डिवाइसेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा माउस, कीबोर्ड, है ना, डिस्प्ले कार्ड, सीडी, डीवीडी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम को तो खैर बाद में, लेकिन ये सब चीज़ें चेक करके इसको बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बूटिंग प्रोसेस में आता है, जैसे ही हमारा डिस्प्ले शो होने लगती है विंडो पे, जैसे ही हमारी डिस्प्ले शो होती है, देन ये फिर सारा कंट्रोल किसको हैंड ओवर कर देता है? सारा कंट्रोल ये हैंड ओवर कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि ये बायोस क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी इनपुट और आउटपुट सिस्टम्स का एक इनिशियलाइज करता है उन सबको कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। जैसे इसीलिए हम लोग ने देखा, हम लोग बात कर लेते हैं जब इस सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर की होगी, सॉफ्टवेयर की जो हम लोग बात कर लेते हैं
इसकी पावर सप्लाई की के बारे में भी जान लेते हैं कि पावर सप्लाई क्या है। पावर सप्लाई बेसिकली जो हम लोग का पावर सप्लाई होता है उसको हम लोग एसएमपीएस भी कहते हैं, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। वो हमारा क्या होता है, वो सारे बाकी सारे कंपोनेंट्स में पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो उसका बेसिक काम क्या होता है कि जो भी एसी या डीसी करंट आता है उसको कहाँ तक के पहुँचाना, बाकी सारे कंपोनेंट्स में। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते क्योंकि अभी हम लोग बाकी सारी चीज़ों में जान लें, ये कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पावर सप्लाई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी। अगली वीडियो हम लोग की शायद हो सकता हो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हो सकती है, ठीक है। ऑलराइट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते फिर अगली वीडियो में।